नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मैं सुधाकर सिंह आज की इस कक्षा में वेलकम करता हूं। आज जो मैं लेकर के आया हूं आपके सामने टॉपिक है वो घटना चक्र का पूर्वावलोकन का अध्ययन है। घटना चक्र का पूर्वावलोकन है। उसमें भी अगर बात किया जाए तो घटना चक्र के पूर्वावलोकन की सीरीज में आज जो मेरे द्वारा शुरू किया जाएगा वो है आपका आर्थिक घटनाक्रम। क्या है? आर्थिक घटनाक्रम है। अर्थशास्त्र के पूर्वावलोकन का हम अध्ययन करेंगे। 2022 की यह घटना चक्र की पुस्तक है, जिसमें अगर बात किया जाए तो आपका आर्थिक एवं सामाजिक विकास का घटना चक्र है। इसे क्रमिक श्रृंखला में दोस्तों पढ़ेंगे। वन बाय वन चैप्टर सारी चीजों को मैं एक बार आपके सामने से रिवाइज कराऊंगा। इसमें अगर बात किया जाए तो रिवीजन के लिए सामान्य तौर पर अगर हम बात करें कि रिवीजन के लिए हम आधार बनाएंगे प्रत्येक चैप्टर को और उसी चैप्टर्स को आधार बनाते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। चैप्टर्स में भी अगर बात किया जाए फ्रेंड्स तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे कि देख लेते हैं वन बाय वन चैप्टर्स को सबसे पहले, क्योंकि आने वाला आपका आरओ का एग्जाम है, यूपी पीसीएस 2023 का एग्जाम है, यूपीएससी यानी आईएएस 2023 का एग्जाम है और ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बीईओ की भी वैकेंसी आ रखी है। इसके अलावा अन्य कई एग्जाम है, स्टेट पीसीएस के एग्जाम है जो होने वाले हैं। तो उन सभी को आधार बना करके ये एक रिवीजन क्लास है जिसमें आपका पूरा घटना चक्र वन बाय वन चैप्टर्स के माध्यम से मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा। इसमें सबसे पहले शुरुआत हम कर रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था यानी आर्थिक एवं सामाजिक विकास से। अब आर्थिक एवं सामाजिक विकास के पहलू को देखेंगे तो आपका ये अनुक्रमणिका है, यानी अगर बात किया जाए तो यह आपका इंडेक्स है। इंडेक्स में 3 भागों में पुस्तक को बांटा गया है। भाग ए है आर्थिक विकास, भाग बी है सामाजिक विकास, भाग सी है वैदेशिक क्षेत्र, इसके बाद विविध और जनसांख्यिकी के आपके पार्ट्स हैं। इसमें हम मेरे द्वारा जो शुरुआत किया जाएगा सबसे पहले चैप्टर 1 को लेकर के चलेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप। तो आज हम पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप। प्रत्येक दिन एक चैप्टर आपको मिलेगा। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो आपकी पूरी पुस्तक को मैं मैक्सिमम 9, 10, 11, 12, 13, 14, विविध में मिला दो 15, 16, 17, 18, 18 दिनों में मैं पूरी पुस्तक आपकी कंप्लीट करा दूंगा। 18 दिन तक आपको वीडियो से जुड़े रहना है। डेली एक वीडियो अपडेट आएगा। आप वीडियो को कंप्लीटली देखिएगा तो पूरा सामाजिक आर्थिक विकास आपका घटना चक्र पूर्वावलोकन का रिवीजन हो जाएगा। विस्तार के साथ सारी चीजें आपके सामने से गुजर जाएंगी। वीडियो के माध्यम से आप कहीं भी हैं, आप बड़ी आसानी के साथ क्वेश्चंस देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। आप सभी लोगों से मैं जरूर कहूंगा कि वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर कर दीजिएगा। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन जरूर क्लिक करिए जिससे अगला नोटिफिकेशन वीडियो को आपको मिल सके। साथ में आपको चैनल को लाइक करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है और शेयर करना है। ये सारी चीज आप सभी लोग करिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अपने इस चैनल के माध्यम से मैं शुरुआत करता हूं भारतीय अर्थव्यवस्था और विकास का पहला चैप्टर। आप सभी लोग निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे कि आने वाला आरओ का एग्जाम, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का एग्जाम, यूपी पीसीएस 2023, एमपी पीसीएस, बिहार पीसीएस और यूपीएससी आईएएस 2023, इन सारी वैकेंसी के लिए यह वीडियो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो पहला चैप्टर आपका आर्थिक विकास, उसमें भी आर्थिक विकास में पार्ट 1 में हम बात कर रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था और उसके स्वरूप पर। एक बार नोट्स पढ़ लेते हैं। अंग्रेजों से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति ग्रामीण और अविकसित थी। इसमें भी अगर बात किया जाए, गांव एक पृथक इकाई थी तथा व्यवसाय वंशानुगत था। यहाँ का प्रमुख व्यवसाय
कृषि था, लेकिन उद्योग क्षेत्र में भी उन्नत था। भारत द्वारा उत्पादित रेशमी व सूती वस्त्र विश्व में उत्तम क्वालिटी के माने जाते थे। यहाँ संगमरमर का कार्य होता था, नक्काशी का कार्य, सोने चांदी के आभूषण, पत्थर व तराशी का कार्य बहुत ही उत्तम किस्म का होता था। अतः इसका निर्यात किया जाता था। निर्यात की वस्तुओं में नील, अफीम, मसाले शामिल थे। इस प्रकार 17वीं 18वीं शताब्दी तक भारतीय अर्थव्यवस्था अपने परंपरागत स्वरूप में गतिमान रही। अंग्रेजों ने भारत पर न केवल राज्य किया बल्कि इसको एक उपनिवेश बना दिया। उपनिवेश का शाब्दिक अर्थ है इस देश को किसी प्रकार की राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी, अर्थात इसकी आर्थिक गतिविधियों पर उनका सीधा नियंत्रण था। भारत पर 1757 से लेकर के 1858 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने तथा इसके बाद 1858 से 1947 तक ब्रिटिश सरकार ने शासन किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय अर्थव्यवस्था पिछड़ी, अल्पविकसित, गतिहीन व सुस्त अर्थव्यवस्था थी। कैसी अर्थव्यवस्था थी? पिछड़ी हुई, अल्पविकसित, गतिहीन व सुस्त अर्थव्यवस्था थी। किसी भी देश का विकास उस देश की कृषि एवं उद्योग पर आधारित होता है। कृषि के लिए शक्ति, साख, परिवहन आदि चाहिए तो उद्योग के लिए मशीनरी, विपणन सुविधा, परिवहन, संदेश वाहन आदि। यदि कोई देश तेजी से विकास करना चाहता है तो उसे इस आधारभूत ढांचे में निम्नलिखित क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देना होगा। पहला है शक्ति। शक्ति में कोयला, ईंधन, तेल, सौर ऊर्जा और वायु। परिवहन में अगर बात किया जाए तो रेल, सड़क, पोत, वायु परिवहन। संदेश वाहन में डाक, तार, टेलीफोन, रेडियो, बेतार का तार आदि। बैंक, वित्त, बीमा में, विज्ञान और तकनीकी में, कुछ सामाजिक मत जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य आदि में को बढ़ाना पड़ेगा। स्वतंत्रता के समय भारत उपरोक्त आधारभूत ढांचे में कमी थी। यहाँ पर स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था ब्रिटेन की एक कॉलोनी का रूप ले चुकी थी। कॉलोनी का मतलब होता है उपनिवेश। हम उस एक तरीके से उनके आश्रित थे, उन पर ही निर्भर थे। कृषि उत्पादन में कमी थी, किसान गरीब थे, कृषि उत्पादकता विश्व में सबसे कम थी। संगठित उद्योग थोड़े थे लेकिन बड़े शहरों में केंद्रित थे। भारी एवं आधारभूत उद्योग नहीं थे। यद्यपि भारतीय अर्थव्यवस्था का एक पहलू उसके अल्प विकसित स्वरूप का बोध कराता है, किंतु नियोजन काल की अवधि में भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप में कुछ मूलभूत परिवर्तन हुए हैं, जिनके आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासोन्मुख कहा जा सकता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में आर्थिक नियोजन का विकास आधार बनाया गया। सभी योजनाओं का प्रमुख एवं मौलिक उद्देश्य देश में समन्वित एवं संतुलित विकास को प्रोत्साहित करना रहा है। नियोजन काल में कृषि, उद्योग, व्यापार सभी क्षेत्रों में विकास के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए गए तथा भारत की गरीबी, बेरोजगारी समस्या का समाधान करने का प्रयास किया गया। नियोजन काल में भारतीय अर्थव्यवस्था का संस्थागत ढांचा पर्याप्त रूप में विकसित हुआ था। बढ़ता सार्वजनिक विकास व्यय, बैंक एवं बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण, ग्रामीण विद्युतीकरण, सड़क एवं रेल परिवहन का विकास, कृषि का मशीनीकरण एवं हरित क्रांति, औद्योगिक विस्तार, बढ़ती शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं आदि अनेक विकासोन्मुख घटक हैं। भारतीय नियोजन अवधि में अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में उत्पादन में पर्याप्त विकास हुआ है। नियोजन काल में कृषि उत्पादन बढ़ा है, आधारभूत उद्योगों की स्थापना हुई है। लोहा इस्पात, भारी इंजीनियरिंग, रसायन, उर्वरक आदि सभी उद्योगों का नियोजन काल में तीव्र निर्भरता में कमी आई है। भारतीय नियोजन के मौलिक उद्देश्यों में सामाजिक अर्थव्यवस्था की झलक मिलती है। समाज में व्याप्त आर्थिक विषमता एवं शोषण को समाप्त करने के लिए नियोजन काल में अनेक कदम उठाए गए, जैसे जमींदारी उन्मूलन, भूमि पर कृषि अधिकार को दिलाना, बंधुआ मजदूर प्रथा समाप्त करना, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का विस्तार करना, बैंक का राष्ट्रीयकरण करना, सहकारी आंदोलन, समन्वित ग्रामीण विकास, किसानों को ऋण मुक्ति घोषणा आदि। इन सभी
यानी कुल मिलाकर के बात किया जाए तो भारत में आर्थिक विकास तेजी से होने लगा। उपर्युक्त विकासोन्मुख तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि भारत यद्यपि अपनी विकसित अवस्था तक नहीं पहुंच पाया है, फिर भी भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, जहां आर्थिक विकास के समन्वित एवं योजनाबद्ध प्रयास जारी हैं। अब प्रश्नों की श्रृंखला पर आते हैं। पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है? पूंजी का संचय एवं तकनीक सुधार, जनसंख्या में परिवर्तन, विशेषीकृत क्रियाओं गतिविधियों में श्रम विभाजन और तकनीक विद एवं नौकरशाह। फिर से पढ़िए, कौन सा आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है? तो पूंजी संचय एवं तकनीक सुधार आर्थिक विकास का प्रमुख कारक है या नहीं है? जनसंख्या में परिवर्तन से आर्थिक विकास प्रभावित होगा या नहीं होगा? और विशेषीकृत क्रियाओं गतिविधियों में श्रम विभाजन की अगर बात किया जाए तो इससे भी प्रभाव होगा। तकनीक विद एवं नौकरशाह आर्थिक विकास का कारक नहीं। आर्थिक डिटेल्स पढ़ते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। आर्थिक विकास के प्रमुख तत्वों में पूंजी का संचयन, तकनीकी सुधार, जनसंख्या में परिवर्तन, विशेषीकृत संविभाजन, उद्यमशीलता, प्राकृतिक संपदा आदि का प्रत्यक्ष योगदान है, परंतु तकनीक विद और नौकरशाह का प्रमुख योगदान नहीं माना जाता है। इसका आंसर 1 होगा। पीसीएस 2021 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका, भारत $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक प्राप्त कर लेने का लक्ष्य रखा गया है? तो $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य भारत को जो मिला है, रखा गया है, वो 2024 है। कब तक है? 2024। केंद्र सरकार द्वारा भारत की अर्थव्यवस्था को वर्ष 2024 तक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आर्थिक समीक्षा 19-20 खंड 1 पृष्ठ इतना में 2025 बताया गया है, लेकिन अन्य स्रोतों के अनुसार 2024 ही मान्य है। ठीक है, याद रखिएगा 2024 का लक्ष्य रखा गया था। अगला प्रश्न है, भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को कब तक प्राप्त करना चाहता है? अभी जस्ट आपको बताया गया कि 2024 तक। अगला प्रश्न है, कथन कारण पर समीक्षा करना है। राष्ट्रीय ढांचागत पाइपलाइन एनआईपी सरकार द्वारा वर्ष 2020-30 की अवधि के लिए आरंभ किया गया है। कारण है, एनआईपी का उद्देश्य सभी को समान ढांचागत सुविधा प्राप्त कराना है। आपके ऑप्शन है ए आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या है, ए आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या है, ए सत्य है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सत्य है। ठीक है, विस्तार से पढ़ लेते हैं, समझ जाएंगे। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन एनआईपी पर गठित कार्यदल द्वारा अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 29 अप्रैल 2020 को जारी किया गया। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन का उद्देश्य सभी नागरिकों के जीवन गुणवत्ता में सुधार लाना तथा देश में विश्व स्तरीय अवसंरचना उपलब्ध कराना है। कार्यदल द्वारा पेश अंतिम रिपोर्ट वित्त वर्ष 2020-25 तक की अवधि के दौरान देश में अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में कुल निवेश 111 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। उपर्युक्त व्याख्या के आधार पर स्पष्ट है कथन ए गलत है किंतु कारण आर सत्य है। कथन ए को फिर से एक बार आप देख सकते हैं, क्या कह रहा है? राष्ट्रीय ढांचागत एनआईपी सरकार द्वारा वर्ष 2020-30 की अवधि के लिए प्रारंभ किया गया है। इसमें आप देखिएगा 29 अप्रैल 2020 को जारी किया गया है, जो वर्ष 2020 से 25 अवधि के लिए है। कब किस अवधि के लिए? 2020 से 25 अवधि के लिए है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, कंपनियां प्रौद्योगिकी की मदद से कारोबारी प्रक्रिया की पुनर्रचना क्यों करती हैं? तो ऑप्शन है, उपभोक्ताओं की मांग एवं अपेक्षाएं निरंतर बढ़ रही हैं, कम लागत पर उत्पादों और सेवाओं में प्रतिस्पर्धी बढ़त प्राप्त करने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया जा रहा है,
अगला है अर्थव्यवस्थाओं के विश्वव्यापी उदारीकरण के साथ परिवर्तन की दर तीव्र हो गई है। तो देखिएगा तो ये सभी हो जाएगा क्योंकि सभी प्रक्रियाएं हैं। यही कारण है कि कंपनी प्रौद्योगिकी की मदद से कारोबारी प्रक्रिया की पुनर्रचना करती है, कर रही है। ठीक है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में विश्वव्यापी उदारीकरण के साथ परिवर्तन की दर तीव्र हो गई है, जिससे उपभोक्ताओं की मांग एवं अपेक्षाएं निरंतर बढ़ रही हैं। फलतः कंपनियां प्रौद्योगिकी की मदद से कारोबारी प्रक्रिया की पुनर्रचना कर रही हैं, जिसका लाभ उन्हें कम लागत पर उत्पादों एवं सेवाओं में प्रतिस्पर्धी बढ़त हासिल करने में मिलता है। अगला प्रश्न है आपका, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्यतया विशेषता क्या होती है? पहला, प्रति व्यक्ति निम्न आय, दूसरा पूंजी निर्माण की निम्न दर, तीसरा निम्न आश्रितता अनुपात, चौथा है तृतीय क्षेत्र में अधिक कार्यबल शक्ति का होना। सामान्य रूप में अगर आप बात करिएगा तो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्य विशेषता में अगर देखेंगे तो प्रति व्यक्ति की निम्न आय रहेगी, पूंजी निर्माण की निम्न दर रहेगी, निम्न आश्रितता अनुपात नहीं होगा बल्कि उच्च आश्रितता अनुपात होगा, क्योंकि आश्रित लोगों की संख्या ज्यादा होगी क्योंकि काम ही नहीं है। तृतीय क्षेत्र में अधिक कार्यबल की शक्ति का होना नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर सबसे ज्यादा कृषि क्षेत्र में लोग लगे होंगे। किस क्षेत्र में लगे होंगे फ्रेंड्स? कृषि क्षेत्र में लगे होंगे। और कृषि क्षेत्र की अगर बात किया जाए तो ये तृतीय क्षेत्र नहीं है, प्राथमिक क्षेत्र है। इस प्रकार से आप देखेंगे तो एक और दो के हिसाब से ऑप्शन सही होना चाहिए। देखिए ऑप्शन एक, वन और टू इसमें दिया है, इसलिए ए सही हो गया। पढ़ लेते हैं, एक बार व्याख्या पढ़ लीजिए, क्लियर हो जाएगा। अल्प विकसित शब्द सामान्यतः उन अर्थव्यवस्थाओं के संबंध में प्रयुक्त होता है जहां उस देश के लोगों का रहन सहन का स्तर काफी निम्न होता है, क्योंकि वहां पर उत्पादकता का स्तर कम एवं जनसंख्या का स्तर अधिक होने से प्रति व्यक्ति आय का स्तर निम्न पाया जाता है। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की निम्नलिखित विशेषता होती है। प्रति व्यक्ति आय, निम्न प्रति व्यक्ति आय, निम्न जीवन स्तर, जनसंख्या वृद्धि की ऊंची दर, बेरोजगारी एवं अल्प रोजगार का ऊंचा स्तर, कृषि क्षेत्र का आधिपत्य, पूंजी निर्माण की निम्न दर, आय की विषमता का अधिक होना, ये सब क्या है? अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के लक्षण है। अगले प्रश्न पर आते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील श्रेणी में दर्शाती हैं? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील श्रेणी में दर्शाती हैं? देखिएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या विशेषताएं हैं जो हम आज विकासशील में है? कृषि मुख्य व्यवसाय बना हुआ है, बिल्कुल सच बात है। प्रच्छन्न बेरोजगारी हमारे यहाँ है, प्रच्छन्न का मतलब छिपी बेरोजगारी है हमारे यहाँ कृषि क्षेत्र में। तीसरा है मानव पूंजी की निम्न गुणवत्ता, बिल्कुल हमारे यहाँ मानवीय पूंजी निम्न गुणवत्ता की है, क्योंकि हमारे यहाँ टेक्निकल हैंड नहीं है, लोग जागरूक नहीं है, लोग के पास ज्ञान नहीं है। प्रोटीन का प्रति व्यक्ति सेवन उच्च होना, हमारे यहाँ प्रोटीन का सेवन उच्च नहीं है बल्कि निम्न है। इसी कारण से हमारे यहाँ फूड बास्केट जैसी कल्पना दी जा रही है। तो ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन एक, दो, तीन यानी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। विस्तार देख लेते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील अर्थव्यवस्था या मिश्रित अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के निम्न लक्षण हैं: कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का होना, पूंजी निर्माण की निम्न दर, अत्यधिक जनसंख्या में वृद्धि, बेरोजगारी, निम्न प्रति व्यक्ति आय, औद्योगिक पिछड़ापन, तकनीकी पिछड़ापन, मिश्रित अर्थव्यवस्था, आयात पर निर्भरता का अधिक होना और एजुकेशन का कम होना यानी निरक्षरता का अधिक होना। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय अर्थव्यवस्था वर्णित की जा सकती है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था है: एक पिछड़ी एवं गतिहीन अर्थव्यवस्था, एक विकासशील अर्थव्यवस्था, अर्धविकसित अर्थव्यवस्था, विकसित। भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। कैसी अर्थव्यवस्था है? विकासशील अर्थव्यवस्था है। अगला प्रश्न है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है।
तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है जहां कृषि और उद्योग दोनों के समान महत्व हो, जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो, जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भूमंडलीकरण की प्रक्रिया भारी मात्रा में स्वदेशी से प्रभावित हो, जहां आर्थिक नियोजन और विकास में केंद्र और राज्यों की समान भागीदारी हो। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं कि जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र भी हो और उसके साथ साथ निजी क्षेत्र भी हो, यानी ट्रिपल पी मॉडल कह सकते हैं, जहां पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप चल रहा हो। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में जान सकते हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी ट्रिपल पी पार्टनरशिप का यहाँ से तात्पर्य है कि एक साथ दोनों मिलकर के काम कर रहे हो, किसी क्षेत्र को अलग अलग काम भी कर सकते हैं, एक साथ भी कर सकते हैं। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्र विद्यमान होते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। अगला प्रश्न है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था। सेम वही प्रश्न है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, भारत किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ना कि समाजवादी अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, गांधीवादी। समाजवादी कहते हैं जिसमें केवल सरकार का रोल होता है, पूंजीवादी उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं जिसमें अगर बात किया जाए तो पूरी तरीके से प्राइवेट सेक्टर का बोलबाला होता है, यानी निजी क्षेत्र सर्वोपरि होता है। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। मिश्रित अर्थव्यवस्था ऐसी प्रणाली जिसमें निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र का सह अस्तित्व रहता है। सामाजिक अर्थव्यवस्था में आर्थिक शक्तियों का केंद्रीकरण सरकार के हाथ में होता है, अतः संसाधनों पर राज्य का स्वामित्व होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बाजार को नियंत्रित करने में सरकार की कोई खास भूमिका नहीं होती है, उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है। गांधीवादी समाजवादी अर्थव्यवस्था उत्पादन के संसाधनों के विकेंद्रीकरण पर आधारित है, अतः इस आर्थिक प्रणाली में स्वरोजगार एवं आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाता है, जिससे सामाजिक न्याय की स्थापना हो सके। आपका अगला प्रश्न है मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है। ऑप्शन देखिए लघु बृहद दोनों उद्यम, निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की विद्यमानता, आगे पढ़ना भी नहीं यही हो जाएगा, निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की विद्यमानता। कई बार एग्जाम में अलग अलग आया हुआ प्रश्न है, महत्वपूर्ण। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? पूंजीवादी समाजवादी मिश्रित। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है। अगला है भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। महत्वपूर्ण प्रश्न है, मेंस में भी आया है। भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ध्यान रखिएगा। यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए एक खाद्य की कमी वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, एक श्रम अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, एक व्यापार अधिक वाली अर्थव्यवस्था में, एक पूंजी आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन अगर बात किया जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था को हम एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में देख सकते हैं। किसमें? श्रम आधिक्य वाली। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से क्या सही ढंग से समझाता है कि भारत अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है? ऑप्शन देखिए, आय का असमान वितरण, उच्च निर्भरता दर, राष्ट्रीय आय में वृद्धि की धीमी दर, बैंक व वित्तीय क्षेत्र में परिवर्तन। तो अगर इसमें देखिएगा कि क्या सही ढंग से समझाता है कि भारत अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है, तो वर्तमान में अगर बात किया जाए तो भारत अल्प विकसित अर्थव्यवस्था नहीं है, बल्कि भारत विकासशील अर्थव्यवस्था है। कैसी अर्थव्यवस्था है?
विकासशील अर्थव्यवस्था है, ध्यान रखिएगा। तो जल्दबाजी में कोई फैसला मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पर ये सारे ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ और बिहार में जिसमें 5 ऑप्शन होते हैं, तो इसका ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। एक 5वां ऑप्शन भी वहां पर रहता है। जैसे बिहार में एक ऑप्शन रहता है कि एक या एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं, या एक या एक से अधिक, ऐसा ऑप्शन होता है। तो वो बड़ा कंफ्यूजन वाला ऑप्शन होता है, तो ये विशेष रूप से ध्यान देना है। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं देखिए। प्रति व्यक्ति आय का निम्न स्तर है, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय में धीमी वृद्धि है, जनसंख्या का भारी दबाव, गरीबी का अस्तित्व, कृषि पर निर्भरता है, बेरोजगारी दर की अधिकता है, तकनीकी कौशल की हमारे यहाँ कमी है, साक्षरता की निम्न दर है, रूढ़िवादी परंपरावादी समाज है, विकास के लिए योजना बनाना, योजनाओं पर व्यय, राष्ट्रीय आय की धीमी वृद्धि दर भारतीय अर्थव्यवस्था में देखने को मिलती थी, परंतु वर्तमान में राष्ट्रीय आय की धीमी वृद्धि दर भारतीय संदर्भ में सही नहीं है। राष्ट्रीय आय की धीमी वृद्धि दर, क्योंकि राष्ट्रीय आय की धीमी वृद्धि दर अब बदल चुकी है। भारत अल्प विकसित नहीं, अब विकासशील अर्थव्यवस्था है। कैसी अर्थव्यवस्था है? विकासशील अर्थव्यवस्था है। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हैं। कृषि की प्रधानता, उद्योग की प्रधानता, न्यून प्रति व्यक्ति आय, बृहत बेरोजगारी। तो अगर देखा जाए तो कृषि की प्रधानता है भारत में, न्यून प्रति व्यक्ति आय भी कम है, और बेरोजगारी दर भी अधिक है। उद्योगों की अभी बहुत ज्यादा प्रधानता नहीं है, लेकिन वर्तमान समय में उद्योगों की प्रधानता दिखाई दे रही है। तो 2004 का प्रश्न है, उस हिसाब से अगर बात किया जाए तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा 1, 3, 4। लेकिन आज के दौर में उद्योग भी तेजी से बढ़ रहे हैं भारत में। देश की वृद्धि में निम्न में से कौन सा अनार्थिक तत्व है? सामाजिक व्यवहार, प्राकृतिक संसाधन, शक्ति संसाधन और पूंजी संसाधन। तो देश की वृद्धि में निम्न में से कौन सा अनार्थिक तत्व है? तो सामाजिक व्यवहार का आर्थिक व्यवहार से कोई लेना देना नहीं है, यही बाहर हो जाएगा दोस्तों। आर्थिक विकास के निर्धारक तत्वों में देखिए, प्राकृतिक साधन, श्रमशक्ति व जनसंख्या, पूंजी निर्माण, तकनीकी नवाचार, पूंजी उत्पादन, पात्र संगठन। अनार्थिक तत्व में सामाजिक घटक, धार्मिक घटक, राजनीतिक घटक, अंतर्राष्ट्रीय घटक, वैज्ञानिक घटक आदि। अगला है, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो विकासशील अर्थव्यवस्था है, सभी लोग जान रहे हैं। अगला है, निम्न में से कौन आर्थिक सुधारों के द्वितीय प्रजनन जनरेशन में सरकार द्वारा चिन्हित किए गए का भाग नहीं है? आर्थिक सुधारों के द्वितीय प्रजनन जनरेशन में सरकार द्वारा चिन्हित किए गए का भाग नहीं। तेल के क्षेत्र में सुधार, सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार, न्यायिक प्रणाली में सुधार, शासकीय एवं सार्वजनिक संस्थाओं के सुधार। तो इसमें अगर बात किया जाए सामान्य रूप में, तो आप ध्यान से देखिएगा, न्यायिक प्रणाली का सुधार से कोई लेना देना नहीं है, आर्थिक सुधार से। तेल, सार्वजनिक क्षेत्र, शासकीय एवं सार्वजनिक संस्था, ये सब जुड़ते हैं, लेकिन न्यायिक प्रणाली का जुडिशरी सिस्टम से लेना देना है, अन्य किसी चीज से लेना देना नहीं है। आर्थिक सुधारों से इसका कोई भी लेना देना नहीं है, तो आप ध्यान रखेंगे, यही ऑप्शन गलत। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है आपका इस चैप्टर का अगला प्रश्न, अंतिम प्रश्न, विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? व्यक्ति की, राज्य की, व्यक्ति और राज्य दोनों की, और उपयुक्त में से किसी की नहीं। तो विकास का भारतीय मॉडल व्यक्ति और राज्य दोनों के हितों की सुरक्षा करता है, क्योंकि भारत मिक्स्ड इकोनॉमी के रूप में है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के तहत पब्लिक और प्राइवेट दोनों क्षेत्र आते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र का प्रशासन जहां राज्य करता है, वहीं निजी क्षेत्र का प्रशासन व्यक्ति करता है। इस प्रकार विकास का भारतीय मॉडल राज्य एवं व्यक्ति दोनों के हितों की रक्षा करता है, अतः विकल्प सी है। तो फ्रेंड्स, आज यह आपका पहला चैप्टर रहा। अगले चैप्टर के साथ मिलते हैं। हैव अ गुड डे, गुड लक। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।